नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभिप्रेरणा चक्र के बारे में। अभिप्रेरणा चक्र क्या होता है और अभिप्रेरणा से रिलेटेड कुछ सिद्धांत हैं, उनकी हम आज बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अभिप्रेरणा चक्र क्या होता है। मोटिवेशनल साइकिल। तो सबसे पहले मोटिवेशनल साइकिल के बारे में हिलगार्ड के द्वारा बताया गया था। हिलगार्ड। तो यहाँ पर मैं हिलगार्ड की बात करने वाला हूँ। तो हिलगार्ड ने जो अभिप्रेरणा चक्र है उसके 3 सोपान बताए। उन तीनों सोपान की मैं यहाँ पर बात करूँगा। तो 3 स्टेप बताए, जिनको हम सोपान भी यहाँ पर बोल देंगे। तो चलिए देखते हैं 3 सोपानों के बारे में। 3 सोपान या स्टेप्स। 3 सोपान, 3 चरण भी हम इसको बोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझा देता हूं ये 3 चरण कौन कौन से हैं। आवश्यकता, जिसे हम बोलेंगे यहां पर नीड। दूसरा जो स्टेप है, फर्स्ट हो गया आवश्यकता। दूसरा है यहां पर चालक, जिसे हम बोलेंगे ड्राइव। तीसरा है यहां पर प्रोत्साहन। इंसेंटिव। इंसेंटिव के नाम से इसको हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। इंसेंटिव क्या है, तो चलिए इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। नीड, ड्राइव प्लस इंसेंटिव। तो मोटिवेशन जो होता है वो इन तीनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मोटिवेशन के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एन, नीड प्लस ड्राइव और प्लस इंसेंटिव। इन तीनों चीजों को हम यहाँ पर मोटिवेशन बोलेंगे। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है NDI, ये आपको ध्यान रखना है, क्रम होता है इसका। ये पहले नीड, फिर ड्राइव, फिर इंसेंटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको N दे देगा, D दे देगा और साथ में यहां पर पूछ लेगा क्या आएगा, बराबर में यहां पर मोटिवेशन अभिप्रेरणा दे देगा। तो सभी को पता है कि यहां पर ये क्वेश्चन मार्क है, तो यहां पर I आ जाएगा, N प्लस D प्लस I। देखिए आवश्यकता है क्या। किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए किसी भी चीज की अधिकता या कमी को ही हम आवश्यकता बोलेंगे। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी होती है, तो व्यक्ति को यहाँ पर व्यक्ति पानी की तलाश में जाता है। तो ये क्या हो गई, यहाँ पर आवश्यकता हो गई व्यक्ति को पानी की। तो आपको समझ में आ गया होगा नीड क्या होती है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर चालक, ड्राइव। तो चालक क्या है, जब व्यक्ति को मान लो प्यास लग रही है, पानी की कमी जब व्यक्ति के शरीर में है, उसकी कोशिकाओं में पानी की कमी है, तो व्यक्ति को प्यास लगेगी। अब इस प्यास के कारण ही जो व्यक्ति है वो पानी की तलाश में जाएगा। तो यहां पर प्यास क्या हो गया, एक तनाव हो गया, जिसके कारण व्यक्ति पानी की तलाश में जा रहा है। तो यह आपको ध्यान रखना है, चालक एक तनाव होता है। चालक के बहुत सारे नाम होते हैं, इसको हम अंतर्नोद भी कह देते हैं। कई जगह आपको अंतर्नोद भी देखने को मिलेगा, कई जगह आपको प्रणोद भी देखने को मिल सकता है, कई जगह आपको तनाव भी ये मिल सकता है और चालक भी ये मिल सकता है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर चालक के, अंतर्नोद, प्रणोद, तनाव या चालक। तो ये सभी चालक के ही उपनाम हैं। तो चालक आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, जिसके कारण हम कार्य करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को के शरीर में पानी की कमी हो रही है, तो पानी की कमी के कारण व्यक्ति को एक प्यास रूपी तनाव आएगा व्यक्ति के शरीर में, और व्यक्ति पानी के लिए जाएगा पानी पीने के लिए। प्रोत्साहन क्या होता है,
कोई भी कार्य जब व्यक्ति करता है तो उसके लिए प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो नौकरी में उसको जो है तनख्वाह मिलती है, अर्थात सैलरी मिलती है, वो सैलरी उसके लिए जो है प्रोत्साहन का कार्य यहाँ पर करती है। तो ये तीनों चीज आपको समझ में आ गई होंगी, जो कि हिलगार्ड के द्वारा 3 चरण दिए गए थे: आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। इन तीनों को जो है हिलगार्ड महोदय के द्वारा बताया गया था। ये 3 सोपान दिए हिलगार्ड ने। ये तीनों सोपान आपको यहाँ पर ध्यान रखने होंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोटिवेशन बराबर क्या होता है? नीड प्लस ड्राइव प्लस इंसेंटिव, NDI। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन। तो ये तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है। ये अभिप्रेरणा चक्र कहलाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे अभिप्रेरणा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। हम यहाँ पर अभिप्रेरणा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की हम बात करेंगे। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की हम बात करेंगे। कई सिद्धांत है अभिप्रेरणा के, उन सिद्धांतों के माध्यम से हम इन सभी को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं सिद्धांत की बात करूंगा यहाँ पर, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की मैं बात कर रहा हूं। यह सिद्धांत जो है स्किनर के द्वारा दिया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत में क्या है कि उद्दीपन जो होगा उसकी वजह से व्यक्ति को या किसी प्राणी को जो है यहाँ पर प्रेरणा मिलेगी, अभिप्रेरणा मिलेगी। उस अभिप्रेरणा के कारण व्यक्ति क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। तो ये उद्दीपन जो है, उद्दीपन के कारण ही जो है प्राणी को क्या मिलेगी? उद्दीपन के कारण क्या मिलेगी? प्राणी को प्रेरणा, अभिप्रेरणा मिलेगी, और उस अभिप्रेरणा के कारण जो है प्राणी क्रिया करेगा। जैसे बिल्ली को जब मछली का टुकड़ा दिखाया गया था, तो मछली का टुकड़ा बिल्ली के लिए उद्दीपन का कार्य करता है, और उस उद्दीपन के कारण जो है बिल्ली को अभिप्रेरणा मिली, और उस अभिप्रेरणा के कारण बिल्ली ने क्या करी? अनुक्रिया करी, मतलब उछल कूद करी। और उछल कूद करने के कारण जो है वो जो बॉक्स था जिसके अंदर बिल्ली बंद थी वो खुल जाता है, उसका दरवाजा खुल जाता है, और बिल्ली उस मांस के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उद्दीपन जो है उसके कारण क्या होता है? यहाँ पर उद्दीपन के कारण जो है अभिप्रेरणा मिलती है, और उस अभिप्रेरणा के कारण जो है प्राणी अनुक्रिया करता है। तो ये हो गया यहाँ पर उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जो कि स्किनर के द्वारा यहाँ पर प्रतिपादित किया गया था। तो ये अभिप्रेरणा से रिलेटेड हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। तो पहला सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। तो चलिए नेक्स्ट सिद्धांत की मैं बात करूंगा। दूसरा है यहां पर चालक सिद्धांत, चालक का सिद्धांत। चलिए देखते हैं चालक का सिद्धांत क्या है। चालक का सिद्धांत जो है CL हल के द्वारा दिया गया था। CL हल। तो CL हल के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, चालक का सिद्धांत CL हल ने दिया। अब चालक से आप क्या समझते हैं? चालक का मतलब होता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को प्यास लग रही है, पानी की कमी है किसी व्यक्ति के शरीर में, तो उसको प्यास लगती है। प्यास क्या हो गया? एक चालक हो गया। उस चालक के कारण व्यक्ति पानी की तलाश में जाता है। तो देखिए यहां पर समझते हैं, व्यक्ति को मान लो व्यक्ति के शरीर में क्या है? पानी की कमी है। पानी की कमी, व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी है, और इस पानी की कमी के कारण क्या होगा? व्यक्ति के शरीर को प्यास लगेगी। अब ये प्यास क्या है? यहाँ पर प्यास एक तनाव है, एक चालक है। अब इस प्यास के कारण पानी की तलाश में जो है प्राणी जाएगा। पानी की तलाश। तो पानी की तलाश कब करेगा? जब जो है प्यास रूपी, जो यहाँ पर प्यास रूपी तनाव था, जब ये काम करेगा तो व्यक्ति जो है या प्राणी जो है पानी की तलाश में यहाँ पर जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, चालक का सिद्धांत CL हल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
तो जो दो सिद्धांत जो है अभी तक जो है मैंने आपको समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट सिद्धांत की मैं यहाँ पर बात करूँगा। तीसरा जो सिद्धांत है वो है प्रोत्साहन का सिद्धांत। चलिए देखते हैं प्रोत्साहन का सिद्धांत क्या है। थ्योरी ऑफ इंसेंटिव। प्रोत्साहन का सिद्धांत सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बोल्स एवं कॉफमैन के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। वॉल्स एवं कॉफमैन के द्वारा प्रोत्साहन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अब यह है क्या प्रोत्साहन का सिद्धांत? इसमें क्या है कि जब कोई प्राणी कार्य करता है तो प्राणी को क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है, और उस प्रोत्साहन के कारण प्राणी क्या करेगा? कार्य करेगा। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी व्यक्ति तभी कार्य करता है जब उसको प्रोत्साहन मिलता है। तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो नौकरी में क्या मिलता है उसको? पेंशन तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, और सैलरी के कारण उसको प्रोत्साहन मिलेगा, और उस प्रोत्साहन के कारण प्राणी क्या करेगा? कार्य करेगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा प्रोत्साहन का सिद्धांत क्या है। वो जो है किसी व्यक्ति को जब कोई कार्य करना होता है तो उसके लिए उसका मोटिवेशन जरूरी होता है, जो कि तनख्वाह के रूप में उसको मिला। इस एग्जाम्पल से आप समझ में जो है आपको आ गया होगा। तो प्रोत्साहन का सिद्धांत वॉल्स एवं कॉफमैन के द्वारा दिया गया। चालक का सिद्धांत CL यहाँ पर सिद्धांत को पूछ लेता है वो कई बार कि ये किसके द्वारा दिया गया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिद्धांतों में से जो है आए हुए हैं डायरेक्ट कि कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो ये 3 सिद्धांत मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। चौथे सिद्धांत की मैं यहाँ पर बात करूंगा। अगला सिद्धांत है मनोविश्लेषण सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सिगमंड फ्राइड के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया। इस मनोविश्लेषण सिद्धांत में दो आपको बातें ध्यान रखनी है। मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है दो प्रवृत्तियों को समझाता है। पहली है यहां पर इरोज, और दूसरी है थैनेटोस। इरोज और थैनेटोस, इन दो चीजों के बारे में ये सिद्धांत हमको समझाता है। इरोज क्या होता है? इरोज का मतलब कोई भी चीज जो जन्म से रिलेटेड है या फिर किसी चीज के निर्माण की हम बात करेंगे तो इरोज यहाँ पर होगा। तो इरोज का मतलब होता है किसी चीज का जन्म होना या फिर निर्माण होना। तो जन्म या फिर निर्माण से रिलेटेड, निर्माणकारी, इसको हम बोलेंगे। निर्माणकारी का मतलब निर्माण से संबंधित। थैनेटोस का मतलब मृत्यु से संबंधित या फिर विनाश से संबंधित, मृत्यु या फिर विनाशकारी। मृत्यु या विनाशकारी। तो इरोज आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो ये आपको ध्यान रखना है। इरोज का मतलब होता है जन्म से रिलेटेड या फिर निर्माणकारी, जबकि थैनेटोस का मतलब होता है मृत्यु या फिर विनाशकारी, मृत्यु से रिलेटेड या फिर विध्वंसकारी या फिर विनाशकारी। किसी चीज का विनाश होना या फिर किसी चीज का नष्ट होना, मरना, ये क्या होता है? थैनेटोस होता है। जबकि इरोज का मतलब किसी चीज का जन्म लेना, किसी चीज का निर्माण होना, क्या कहलाता है? इरोज। मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में आपसे पूछेगा सबसे पहले कि मनोविश्लेषण सिद्धांत क्या है। आपको समझ में आ गया होगा। इरोज और थैनेटोस, ये आपको दो चीजें ध्यान रखनी है इस सिद्धांत में। और ये सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड के द्वारा मनोविश्लेषण सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित किया गया था। तो ये चार सिद्धांत मैंने आपको समझा दिए हैं। ये चारों सिद्धांत आपको समझ में आ जाने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करने वाला हूं अगले सिद्धांत के बारे में। पांचवा सिद्धांत है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत।
उपलब्धि जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत डेविड सी मैक्लियोड एवं एटकिंसन के द्वारा दिया गया। तो डेविड सी मैक्लियोड तथा एटकिंसन के द्वारा जो है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया गया। अब समझते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत है क्या। इसमें क्या है कि कोई भी जो व्यक्ति है या प्राणी है उसको एक अवसर मिलेगा, उस अवसर के अकॉर्डिंग उसको जो है उस अवसर के अकॉर्डिंग व्यक्ति कार्य करेगा और उस अवसर से व्यक्ति को अभिप्रेरणा मिलेगी। उसके पश्चात व्यक्ति कार्य करेगा और करने के पश्चात वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर यही है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो इसमें क्या होगा, व्यक्ति को एक अवसर मिलेगा और उस अवसर को ही ध्यान में रख करके व्यक्ति जो है कार्य करेगा। उस अवसर से क्या मिलेगा, उसको अभिप्रेरणा मिलेगी और इस अभिप्रेरणा के कारण ही व्यक्ति जो है वो कार्य करेगा। तो कार्य कब करेगा, जब उसको अभिप्रेरणा मिलेगी। और अभिप्रेरणा किससे मिलेगी? कोई भी अवसर जब प्राणी के पास होगा, व्यक्ति के पास होगा। जैसे मान लो कोई भर्ती आ जाती है, वैकेंसी आ जाती है, तो उस वैकेंसी के कारण जो है प्राणी को मोटिवेशन मिलता है, अभिप्रेरणा मिलती है, तब वो उस लक्ष्य की ओर जो है आगे बढ़ता है और कार्य करता है, उस लक्ष्य के लिए कार्य करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? डेविड सी मैक्लियोड तथा एटकिंसन के द्वारा ये सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया। और ये क्वेश्चन जो है रीट 2021 में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। रीट 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट पूछा गया है। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? डेविड सी मैक्लियोड और एटकिंसन के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले सिद्धांत के बारे में। तो यहां पर जो अगला सिद्धांत है वो जो है आपका होगा यहां पर नेक्स्ट आपका सिद्धांत है आत्मसिद्धि का सिद्धांत। आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी इसको हम कह सकते हैं। तो यहां पर इसको हम एक नाम और से जानते हैं, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रम आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत जो है साथियों अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। अब्राहम मैस्लो। तो इस सिद्धांत को अब्राहम मैस्लो ने प्रतिपादित किया गया, अब्राहम मैस्लो ने प्रतिपादित किया। और इस सिद्धांत में आपको समझा देता हूं 5 चरण हैं और 5 चरणों को आपको ध्यान रखना है और स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत क्या है। तो इसमें जो है आपको 5 सोपान या स्टेप ध्यान रखने होंगे। पहला है यहाँ पर दैहिक आवश्यकता, क्योंकि इसमें आवश्यकता नाम आपको समझ में आ रहा होगा। तो दैहिक आवश्यकता होगी प्राणी को सबसे पहले। दैहिक का मतलब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, जैसे रोटी कपड़ा मकान हो गया। तो दैहिक आवश्यकता होगी। जब दैहिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी तो उसके पश्चात जो है प्राणी क्या चाहेगा, दैहिक आवश्यकता जब उसकी पूरी हो जाएगी तो शारीरिक या फिर दैहिक आवश्यकता जब पूरी हो जाती है तो उसके पश्चात चाहेगा व्यक्ति कि मेरी सुरक्षा हो। तो यहाँ पर सुरक्षा की आवश्यकता होगी उसके पश्चात। दूसरे चरण में आपको ध्यान रखना है सुरक्षा आवश्यकता।
सुरक्षा मतलब जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई तो फिर चाहेगा व्यक्ति कि मेरे लिए जो है कोई सुरक्षा गार्ड हो और जो मेरी रक्षा करे। तो सुरक्षा आवश्यकता हो गई। उसके पश्चात प्राणी क्या चाहेगा कि मेरा एक परिवार हो, तो उसको क्या चाहेगा, वो स्नेह चाहेगा। तो स्नेह की आवश्यकता, स्नेह आवश्यकता। जब व्यक्ति को स्नेह भी मिल जाएगा तो उसके पश्चात व्यक्ति सम्मान की जो है व्यक्ति को आवश्यकता होगी, तो इसको बोलेंगे हम सम्मान आवश्यकता। जब सम्मान भी व्यक्ति को मिल जाएगा तो अंतिम जो उसका उद्देश्य होगा वो होगा आत्मसिद्धि। तो इसको बोलेंगे हम आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो इसको क्या बोलेंगे हम, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया और फिफ्थ जो है ये हो गया। तो ये तीनों जो है पांचों चरण आपको क्रम वाइज ध्यान रखने हैं। सबसे पहले व्यक्ति को क्या होगी, दैहिक आवश्यकता होगी। दैहिक के बाद उसको सुरक्षा की आवश्यकता होगी। उसके पश्चात स्नेह की, सम्मान की और फिर आत्मसिद्धि की। तो ये दोनों जो हो गई व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताएं हो गई, प्राइमरी नीड्स। तो ये तो हो गई प्राथमिक आवश्यकताएं। बीच की दो दो होती हैं, वो होती है उसकी माध्यमिक आवश्यकताएं। और ये हो गई इसकी उच्चतम आवश्यकता। ये प्राणी की क्या होती है, उच्चतम आवश्यकता होती है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता जैसे रोटी कपड़ा मकान जो है व्यक्ति को मिल जाता है तो व्यक्ति चाहता है उसके पश्चात उसकी सुरक्षा के लिए भी कुछ ना कुछ हो, तो सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जब सुरक्षा भी व्यक्ति को मिल जाता है तो वो चाहता है अब मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ, मेरी प्राइमरी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं। उसके पश्चात व्यक्ति चाहता है कि मुझे मेरा एक परिवार हो जिसमें जो है आपको सुख मिले, मुझे सुख मिले। तो व्यक्ति स्नेह चाहेगा, तो स्नेह की आवश्यकता होगी। स्नेह भी जब व्यक्ति को परिवार भी जब व्यक्ति को मिल जाएगा तो उसके पश्चात उसमें सम्मान की आवश्यकता होगी कि मेरे पास एक पद हो, एक प्रतिष्ठा हो, मेरा समाज में एक सम्मान हो। तो सम्मान की आवश्यकता होगी। और आत्मशुद्धि का मतलब होता है पूर्ण रूप से संतोष प्राप्त करना। तो अंतिम उद्देश्य व्यक्ति का क्या होता है, पूर्ण संतोष। तो आत्मसिद्धि का मतलब होता है पूर्ण रूप से संतोष करना। तो पूर्ण संतोष की आवश्यकता व्यक्ति को अंत में जो है होती है, मतलब आत्मसिद्धि प्राप्त करना चाहता है। एक बार यहाँ से क्वेश्चन बना था कि यहाँ पर क्रम दिए हुए हैं कि प्राइमरी आवश्यकताएं कौन सी हैं। सबसे पहले जो है क्रम आपसे जमवा सकता है वो, तो यहाँ पर उल्टा सीधा वो कर सकता है, आपसे क्रम यहाँ पर जमवा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है क्रमों को। इसको तो बोलेंगे ऊपर की ओर आप जा रहे हो, इसको बोलेंगे हम आरोही क्रम, चढ़ता हुआ क्रम ऊपर की ओर। तो आरोही और अवरोही आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। आप इसका स्क्रीनशॉट यहां पर ले सकते हो। साथियों आपका यहां पर लास्ट सिद्धांत बचा हुआ है। लास्ट आपका सिद्धांत है यहां पर मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। सातवां सिद्धांत है मूल प्रवृत्तियों का। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, यह सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया, विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। यह आपको ध्यान रखना है, विलियम मैकडूगल।
विलियम मैकडूगल के द्वारा जो है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके अनुसार जो है विलियम मैकडूगल के अनुसार कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं? 14 मूल प्रवृत्तियां हैं और 14 ही उनके संवेग हैं। 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, 14 और 14 ही क्या है इनके संवेग हैं। संवेग भी कितने हैं? 14 हैं। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब मैं इन सभी की बात करूंगा, 14 मूल प्रवृत्तियों की और 14 ही उसके संवेगों की। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, इधर जो है आपके संवेग लिख दूंगा एक साइड में, एक साइड में जो है आपकी मूल प्रवृत्तियों को मैं यहाँ पर लिखूंगा। इधर मैं लिखूंगा आपके संवेग, जैसे भय, क्रोध, गुस्सा वगैरह आदि होते हैं। इधर मैं बात करूंगा मूल प्रवृत्तियों की। यहाँ पर संवेग होंगे एक साइड में, एक साइड में मैं मूल प्रवृत्तियों को जो है आपकी यहाँ पर लिखूंगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ क्रोध। जब व्यक्ति को क्रोध आएगा तो व्यक्ति क्या चाहेगा? युद्ध करने की इच्छा चाहेगा, तो जिसे हम बोलेंगे युत्सा। दूसरा यहाँ पर जो है आपका संवेग होगा भय। जब व्यक्ति को किसी चीज का डर होता है तो व्यक्ति उस जगह को छोड़कर जाना चाहता है, अर्थात पलायन करेगा। तो मूल प्रवृत्ति क्या हो गई यहाँ पर? पलायन। जब संवेग भय होगा तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? पलायन करना होगी। तीसरा यहाँ पर है भूख। जब व्यक्ति भूखा होगा, भूख लगेगी, तो भोजन की तलाश में जाएगा, जिसे हम बोलेंगे भोजनान्वेषण। भोजनान्वेषण, अन्वेषण का मतलब खोज, मतलब भोजन की खोज, भोजन का अन्वेषण। तो यहाँ पर व्यक्ति जब भूखा होगा तो उस भोजन की तलाश में जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मूल प्रवृत्ति और संवेग जो है उसकी मैं बात करूंगा। तो अगला है यहाँ पर एकांकीपन। जब व्यक्ति अकेला होगा तो वो सामूहिकता की ओर भागेगा, मतलब एक समूह की ओर जाना चाहेगा, क्योंकि अकेलापन जो है, व्यक्ति अकेले में जब रहता है तो वो चाहता है कि मेरा भी जो है अकेलापन दूर हो, मतलब मैं भी समूह में रहूं और अपने साथियों के साथ रहूं। तो एकांकीपन में जो है सामूहिकता मूल प्रवृत्ति होगी। अगला यहाँ पर है करुणा। करुणा, अब देखिए करुणा के कारण क्या आती है? शरणागति। जब व्यक्ति को किसी पर जो है दया आ जाती है, अर्थात व्यक्ति जब शरणागति में आता है, करुणा का मतलब होता है किसी से दया वगैरह आना किसी पर। तो जब किसी पर करुणा आती है, करुणा क्या है यहाँ पर? संवेग। तो व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति क्या होगी? शरणागति। तो यहाँ पर ये पांचों आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूं आमोद। आमोद जो है उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? यहाँ पर आमोद की है हास या हिरास्य। हंसना, हास, हिरास। आमोद मतलब जब व्यक्ति आमोद जब संवेग होगा व्यक्ति में तो वो हंसना चाहेगा, हिरास की प्रवृत्ति होगी उसकी। मूल प्रवृत्ति क्या होगी? हिरास। तो हिरास के कारण ही आमोद आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आमोद भी एक तरह से खुशी होती है। अब यहां पर नेक्स्ट में बात करूंगा, छठा हो चुका है तो सातवां संवेग, उसके पश्चात उसकी मूल प्रवृत्ति। संवेग इधर, दूसरी साइड में मैं लिखूंगा मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति। तो चलिए सातवां संवेग में यहां पर लिखता हूं घृणा। जब व्यक्ति किसी से घृणा करेगा तो उससे दूर रहना चाहेगा, अर्थात निवृत्ति, उसके छुटकारा पाना चाहेगा, निवृत्ति चाहेगा। तो जब संवेग जो है घृणा होता है तो निवृत्ति क्या होती है? मूल प्रवृत्ति। अगला यहां पर मैं बात करूंगा आठवां है कामुकता। कामुकता की जब प्रवृत्ति होगी प्राणी में तो वो काम वृत्ति चाहेगा। कामुकता के कारण
क्या आती है, काम वृत्ति यहां पर आती है। कामुकता क्या होता है, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण। अगला है यहां पर कृति भाव। जब कृति भाव जो है संवेग होगा तो व्यक्ति रचना करना चाहेगा। कृति का मतलब होता है रचना करना, तो रचनात्मकता यहां पर आ जाएगा। तो मूल प्रवृत्ति होगी रचनात्मकता, किसी चीज का निर्माण करना, रचना करना। आत्महीनता, जब संवेग आत्महीनता होगा, आत्महीन जब व्यक्ति हो जाएगा तो मतलब दैन्यता आ जाएगी उसमें। अगला संवेग है यहां पर आत्माभिमान। आत्माभिमानी जो व्यक्ति होगा वो गौरव, हमेशा उसको गौरव रहेगा अपने ऊपर। तो आत्माभिमान के कारण क्या आता है, गौरव आता है। वात्सल्य, वात्सल्य जब पुरुषों में या स्त्री में किसी में भी जब आ जाता है तो वो पुत्र की प्राप्ति करना चाहता है। वात्सल्य भाव जब आ जाता है किसी भी प्राणी में तो वो जो है पुत्र प्राप्ति की इच्छा करता है, अर्थात पुत्रेच्छा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, पुत्रेच्छा। नेक्स्ट यहां पर जो है वो है आश्चर्य। आश्चर्य किसी चीज से होता है तो उस चीज को जानने की इच्छा होती है, अर्थात जिज्ञासा होती है प्राणी को। तो आश्चर्य के कारण जिज्ञासा। और लास्ट आपका बचा है स्वामित्व। स्वामित्व जब व्यक्ति पर आ जाता है, कोई व्यक्ति किसी चीज का स्वामी बन जाता है तो उसमें जो है संग्रह की इच्छा होती है, अर्थात संग्रहण की इच्छा होती है। आपने देखा होगा प्राचीन समय में राजा महाराजा जब जो है जिनके पास सत्ता होती थी तो किसी भी चीज का भंडार करने की सोचते थे, संग्रह करने की सोचते थे। तो स्वामित्व के कारण संग्रहण की प्रवृत्ति आ जाती है प्राणी में। तो ये आपको 14 मूल प्रवृत्तियां समझ में आ गई होंगी। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया। ये आपकी 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 ही उनके संवेग मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप इनको आप आसानी से समझ सकते हो। क्रोध जब व्यक्ति को आता है तो उसकी युद्ध करने की इच्छा होती है, जिसे हम युद्धसा कहते हैं। भय के कारण व्यक्ति पलायन करता है। जब व्यक्ति को भूख होती है तो भोजन की तलाश में जाता है, भोजन की अन्वेषण करता है। जब व्यक्ति अकेला होता है, एकांकीपन होता है तो उसमें सामूहिकता आती है, समूह में रहना चाहता है। जब व्यक्ति को करुणा आती है तो व्यक्ति जो है शरणागति की रक्षा करता है। कोई व्यक्ति किसी की शरण में आ जाता है तो इस करुणा के कारण ही उसकी शरणागति की रक्षा करता है। जब व्यक्ति आमोद में होता है तो उसको हंसी आती है, ह्रास आता है। अगला है यहाँ पर जब घृणा में, जब किसी व्यक्ति को किसी से घृणा हो जाती है तो उससे दूर रहने का प्रयास करता है, अर्थात निवृत्ति की जो है आस करेगा। निवृत्ति का मतलब छुटकारा उस चीज से। कामुकता जो है व्यक्ति में आ जाएगी तो काम वृत्ति चाहेगा। कामुकता का मतलब सेक्स करने की इच्छा। जब व्यक्ति में सेक्स करने की इच्छा होगी तो सेक्स करना चाहेगा, काम वृत्ति चाहेगा। कृति भाव मतलब किसी चीज का जो है रचना का भाव आना किसी प्राणी में। तो कृति भाव जब आता है तो रचना करने की सोचता है, अर्थात रचनात्मकता का गुण आ जाता है। जब व्यक्ति आत्महीन हो जाता है तो उसमें जो है दैन्यता आ जाती है। आत्माभिमान के कारण क्या होता है, गौरव की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति अपने ऊपर गर्व करेगा तो क्या प्राप्त होगा, गौरव। वात्सल्य जब किसी पुरुष में या व्यक्ति में आ जाता है तो उसको पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो जाती है। आश्चर्य जब किसी चीज का हो जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति उस चीज को जानने का प्रयास करता है, अर्थात जिज्ञासा आ जाती है। जब कोई किसी चीज का स्वामी बन जाता है तो उसमें संग्रहण करने की या संग्रह करने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो ये जो है मानवीय स्वभाव होता है। जब स्वामित्व आता है किसी प्राणी पर तो संग्रह करने की इच्छा रखता है। तो ये 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 जो मूल संवेग हैं आपके, वो आपको समझ में आ गए होंगे। आपसे एग्जाम में यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया, विलियम मैकडूगल ने। जबकि मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। इरोज और थनेटोस उन्होंने 2 शब्द दिए थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अभिप्रेरणा चक्र और अभिप्रेरणा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। ये आपसे एग्जाम में जो है 1-2 क्वेश्चन आपसे इनसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको तैयार करें, लिखें और नोट्स बनाते रहें।
और जिन्होंने कोर्स ले रखा है वो PDF जो है व्हाट्सएप पर मेरे से ले ले और जो है लगातार स्टडी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।